वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। ICAMI, अब जिसको ICAI भी कहा जाता है, उसने MCQ की बहुत सारी बुक्स निकाली थी और इंटर लेवल के लिए भी और फाइनल लेवल के लिए भी। और देखो ये फ्रंट पेज है इसका, पेपर 16। आप अपनी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो MCQs। इसको वो कहते हैं बिट क्वेश्चंस, छोटे छोटे से क्वेश्चंस MCQ। 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको सही एक सिलेक्ट करना है। क्योंकि मैं डायरेक्ट टैक्सेशन टीच करता हूं, पेपर 16 में आपको दिखा रहा हूं। CMA फाइनल का पेपर है, इंटर वालों को ये क्वेश्चंस नहीं देखने हैं। डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये इन्होंने जो MCQ निकाले थे, बहुत अच्छा इनका एक स्टेप है। लेकिन कुछ टीचर्स इसको इस तरीके से कह रहे हैं कि क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स हो गए हैं उसके लिए इन MCQ को रिलीज किया गया है। ये गलत बात है। इनकम टैक्स की जहां तक बात है, ये प्रीवियस ईयर 16-17 के लिए थे, मतलब असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए। और अभी भी इनको अपडेट नहीं किया गया है। ये 4 साल पहले अपलोड किए गए थे और तब से अभी तक एज इट इज हैं। ये मत समझ लेना कि अब जो MCQ आएंगे क्योंकि पेपर ऑनलाइन होने वाला है तो इनकी वेटेज बढ़ जाती है, इसी में से पूरा पेपर आएगा। ये प्रोजेक्शन गलत है। MCQ करने चाहिए ये वाले भी, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने रिलीज करे हैं, नॉलेज बढ़ेगी, इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन के लिए स्पेशली रिलीज किए गए हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि प्रीवियस ईयर 16-17 असेसमेंट ईयर 17-18 के अकॉर्डिंग है, इनको कुछ साल पहले अपलोड किया गया था। तो मैं आपको ये करीब 150 प्लस क्वेश्चंस के आसपास हैं। मैं 15 या 20 या 25 क्वेश्चंस की वीडियोस बना के अपलोड करता रहूंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा इन सारे क्वेश्चंस के लिए। और जहां जहां मुझे लगेगा कि इसको अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है, कि इस सेक्शन में अमेंडमेंट हो गया है, फाइनेंस एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग इसको अपडेट करना है। क्योंकि 19 का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर 19-20 और असेसमेंट ईयर 2021। जो अब एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए एग्जाम क्वेश्चंस रिलेवेंट रहे, मैं इस बात की कोशिश करूंगा। और जिसमें भी अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जिस क्वेश्चन को भी अपडेट करने की रिक्वायरमेंट होगी, वो मैं आपको बताता रहूंगा। आंसर्स जो आपके स्टडी मैट में दे रखे हैं वो मत देखना, क्योंकि उसमें से कुछ आंसर्स गलत हैं। और वो आंसर्स अगर आप देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने ऐसा पढ़ाया था और इसमें ये आंसर दे रखा है। मैं सारी बातें डिटेल में डिस्कस करूंगा। जो मैं आंसर आपको बताऊंगा उसके पीछे क्या रीजन है, इसको भी हम छोटा मोटा डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं। और एक अप्रोच आप लोग और एडॉप्ट करना कि जब भी मैं क्वेश्चन को रीड कर दूं तो पहले पॉज कर देना और पहले ये देखना कि इसमें से सही आंसर आपकी नजर में कौन सा है। उसके बाद फिर देखना कि सर ने कौन सा आंसर बताया, उसके पीछे क्या लॉजिक दिया। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर गिविंग जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन भी देना है। TDS ऑन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन फंड इज कवर्ड अंडर सेक्शन। सिक्योरिटाइजेशन फंड होता है, उसकी यूनिट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो TDS के सेक्शन में माइनस किया जाता है। TDS का सेक्शन होता है 194 LBC। ये तो सेक्शन पूछा गया है और मैं कई बार अपने स्टूडेंट से कहता हूं, और ये बहुत पुराना और कॉमन क्वेश्चन है हमेशा से। मुझे लग रहा है जब से स्टडी बनी है, जब से पढ़ाई लिखाई को स्टार्ट किया गया है, तब से स्टूडेंट से टीचर ये बात पूछते हैं कि हमें सर सेक्शंस याद करने पड़ेंगे। देखो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, वो चाहते हैं कि आपको सेक्शन याद हो। आप पेपर देख के खुद डिसाइड करो कि वो सेक्शंस आपको लर्न करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। TDS एक ऐसा चैप्टर है जो कि सेक्शन बेस्ड है। सैलरी का सेक्शन अलग है, एक्यूमुलेटेड फंड ऑफ RPF का अलग है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का अलग है, डिविडेंड का अलग है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का अलग है, रेंट का अलग है। ये सेक्शन जब तक याद नहीं करोगे तब तक इस चैप्टर की ब्यूटी निकल के नहीं आएगी, खूबसूरती निकल के नहीं आएगी। इस चैप्टर को पढ़ने में मजा ही तब आता है जब सेक्शंस के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। अपना कोर्स कर लोगे और प्रोफेशनल्स बन जाओगे, और जब किसी से आप बात कर रहे होगे तो ये कहने से अच्छा कि हमने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दिया, TDS का क्या रेट होगा, अगर आप इस तरीके से बोलोगे सेक्शन 194C के हिसाब से जो पेमेंट दिया गया उसमें TDS का क्या रेट एप्लीकेबल होता है, तो ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा। इसी तरीके से फाइलिंग ऑफ रिटर्न हो गया, असेसमेंट प्रोसीजर हो गया। ये कुछ खास चैप्टर्स हैं जहां के सेक्शंस आपको लर्न करने चाहिए। तो जो सिक्योरिटाइजेशन फंड होता है उसमें जब आप इन्वेस्ट करते हो यूनिट्स वगैरह के अंदर, और जो भी आपको इनकम मिलती है उस पर जो TDS माइनस होता है वो 194 LBC सेक्शन में माइनस होता है। D इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड है, हिस्ट्री ऑफ प्रोसीडिंग्स इज कवर्ड अंडर सेक्शन।
जो प्रोसीडिंग चल रही होती है उसके स्टे की पावर किस सेक्शन में है, सेक्शन 192। ये तो टीडीएस का सेक्शन है सैलरी के, इसमें स्टे प्रोसीडिंग्स नहीं है। सेक्शन 192A ये भी नहीं है 192A, क्योंकि जो आरपीएफ का बैलेंस रिसीव होता है उसमें टीडीएस माइनस होता है, उसका सेक्शन 192A होता है। 193 ये भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसका सेक्शन 193 होता है। तो हमें आंसर तो पता चल गया कि नन ऑफ द एवर, क्योंकि ऊपर के तीनों सेक्शंस टीडीएस चैप्टर के हैं, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स के नहीं हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये 225 सेक्शन होता है, लेकिन मुझे क्वेश्चन ये अच्छा नहीं लगा, अच्छा डिजाइन नहीं किया गया। अगर कुछ ऐसे सेक्शंस होते जो 225 से मिलते जुलते होते तो कंफ्यूजन होता। यहां तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, यहां तो 3 सेक्शंस टीडीएस के हैं, फॉरेन लेवल पे हर बच्चे को पता होता है, वो क्वेश्चन देख के ही समझ जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। Which one is the duty of the taxpayer? टैक्सपेयर की ड्यूटी क्या होती है? टैक्स प्लानिंग, टैक्स एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट। देखो सही आंसर तो डेफिनेटली टैक्स मैनेजमेंट है, ये आपकी ड्यूटी है। बाकी आप करो या नहीं करो आपकी चॉइस है, ड्यूटी नहीं है, ये चॉइसेस हैं। देखो टैक्स एवेजन तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करोगे तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, ड्यूटी वाली बात नहीं है। टैक्स प्लानिंग आप चाहो, अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप टैक्स प्लानिंग करो। टैक्स प्लानिंग करते हो, 80C में 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट्स करते हो, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, या फिर आप किसी तरीके से और इस तरीके से अपनी इनकम को मैनेज करते हो कि आपकी इनकम कम से कम निकल के आए विद इन द एम्बिट ऑफ द इनकम टैक्स प्रोविजंस, मतलब उसके बाहर नहीं जाओगे। इनकम टैक्स ने जो आपको बेनिफिट्स दिए हैं उन्हीं से आप अपनी इनकम को कम करते हो, टैक्स को कम करते हो, आपकी चॉइस है टैक्स प्लानिंग। टैक्स अवॉइडेंस आप करते हो, उसको रोकने के बहुत सारे तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। जैसे मैंने गार बनाया था, मैंने नहीं बनाया था, मैंने गार टीच किया था, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, उस पे बेस मैंने एक क्लास भी अपलोड करी हुई है और एमसीक्यू भी मैंने आपके लिए करवाए थे। तो अगर आप ये करते हो तो इनको रोकने के प्रोविजंस बने हुए, उसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी लगेगी, टैक्स प्लानिंग में आपको बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन टैक्स मैनेजमेंट एज ए टैक्स पेयर आपकी ड्यूटी है, वर्ड लिखा हुआ है ड्यूटी, ये आपको करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। क्या आप टाइम से अपनी आईटीआर को फाइल करो। आप अगर किसी को पेमेंट दे रहे हो तो टीडीएस डिडक्ट होना है तो टीडीएस को डिडक्ट करो, उस टीडीएस को टाइम से जमा करो। मैनेजमेंट का मतलब होता है कंप्लाइंस, जो इनकम टैक्स के प्रोविजंस है उनको कंप्लाई करना। तो ये हर टैक्स पेयर की ड्यूटी होती है कि टैक्स के जो प्रोविजंस है उनको प्रॉपर तरीके से विद इन टाइम लिमिट फॉलो किया जाए। अगर आपका एडवांस टैक्स लिमिट में आता है 10,000 या उससे ज्यादा का है, जो भी एडवांस टैक्स की टाइम लिमिट्स हैं उस तक आपको एडवांस टैक्स जमा करना चाहिए। ये आता है टैक्स मैनेजमेंट के अंदर, कंप्लाई करना प्रोविजंस के लिए, तो ये आपकी ड्यूटी होती है। इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप डी पे टिक करके आएंगे तो एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे नंबर देगा। 4th लिखा हुआ है सेक्शन, तो कितने सारे क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड हैं, पहला भी, सेकंड भी या 4th भी। सेक्शन डील्स विद द रेक्टिफिकेशन मिस्टेक्स विच आर अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड इन एनी ऑर्डर पास बाय द असेसिंग ऑफिसर। अगर असेसिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसका जो रेक्टिफिकेशन है वो किस सेक्शन से डील करते हैं, तो आपको पता है 154 जो होता है वो रेक्टिफिकेशन और मिस्टेक्स का होता है। मेरी वीडियो भी अपलोड है यूट्यूब पे, 154 से आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है, फिर चाहे ऑब्जेक्टिव हो, फिर चाहे वो डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव हो, मिलेगा जरूर। 154 बहुत शानदार और एक छोटा सा सेक्शन है जो 1 से 1.5 घंटे में पूरा आप स्टडी कर सकते हो। 156 डिमांड का नोटिस आता है, 144 बेसमेंट असेसमेंट का होता है, 158 जो स्क्रूटनी असेसमेंट होता है उससे रिलेटेड होता है। तो ये जो और सेक्शंस हैं ये डिफरेंट चीजों के हैं, ये आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स के नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स का जो सेक्शन होता है वो 154 होता है, इसको अच्छे तरीके से आपको कर लेना चाहिए। इसके बात करते हैं आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे हैं, उसमें जो सेकंड है वो स्टैंड्स फॉर, वो किसके लिए स्टैंड करता है। और जिन्होंने भी आईसीडीएस की लिस्ट को याद कर रखा है उन्हें पता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, डी इज द करेक्ट आंसर, डी सही आंसर है वैल्यूज ऑफ इन्वेंट्रीज। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर मिस्टर राम बीइंग नॉन रेसिडेंट इज 70 डिडक्टेबल फॉर, किसी और ने पे किया, सपोज करते हैं मिस्टर एक्स ने पे किया, और किसके लिए पे किया, मिस्टर राम के लिए पे किया, मिस्टर राम नॉन रेसिडेंट इज 70 डिडक्टेबल। तो वैसे तो जो लिमिट होती है वो होती है 25,000, लेकिन कोई भी अगर एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो वो लिमिट बढ़ के हो जाती है 50,000।
तो आप कहते हो सर इस क्वेश्चन में जो पे किया गया है वो सीनियर सिटीजन के लिए पे किया गया, 50 की लिमिट लगेगी, जो कि गलत हो जाएगा। सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन में दो बातें होती हैं, एक तो एज उसकी जो होनी चाहिए वो 60 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, दूसरा उसका रेसिडेंट भी होना जरूरी है। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो वो आपका सीनियर सिटीजन कभी माना ही नहीं जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। आप अगर सीनियर सिटीजन इंडिया में बोल रहे हैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, इसका मतलब आप दो बातें बोल रहे हैं, उन महानुभाव की एज 60 या 60 से ज्यादा है, पहली बात, और दूसरी बात वो रेसिडेंट इन इंडिया भी हैं। अगर नॉन रेसिडेंट है तो आप उस पर्सन के लिए इंडिया के अंदर सीनियर सिटीजन बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मिस्टर राम नॉन रेसिडेंट है, इसलिए वो इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया सीनियर सिटीजन नहीं माने जाएंगे। और सीनियर सिटीजन नहीं है, इसके लिए लिमिट 50,000 रुपए नहीं लगेगी, लिमिट केवल लगेगी 25,000। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया है, बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर लेना। Mr. Javier 55, a non-resident individual, received dividend of rupees 12 lakhs from Fair Trading Company Limited in August 2016. He has no other income in India. His tax liability for the dividend income would be 115BBDA पे बेस्ड है। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर 12 लाख का डिविडेंड मिला तो उस पर टैक्स लायबिलिटी उस स्पेसिफिक इनकम पे कितनी होगी। आप कहोगे सर 10 लाख से ऊपर जो भी डिविडेंड मिलता है उस पर 10% से डिविडेंड पे टैक्स लगाया जाता है। गलत, क्योंकि 115BBDA में जो कवर किया गया है वो केवल रेसिडेंट रेसिपिएंट के लिए कवर किया गया है। अगर नॉन रेसिडेंट है तो अभी भी 1034 एप्लीकेबल हो जाएगा, और 1034 ये कहता है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर रेसिडेंट होता तो 10 लाख रुपए तक तो 1034 लगता, और 10 लाख के ऊपर जो डिविडेंड होता उस पे आपका लगता 10% 115BBDA के अंदर। लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट है तो 115BBDA एप्लीकेबल नहीं होगा, पूरा 1034 एप्लीकेबल होगा, और उसके हिसाब से जो भी डिविडेंड होगा वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो सही आंसर हो गया ए, उसकी टैक्स लायबिलिटी निल होगी इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड इनकम। XYZ Limited decided to buy back shares from a shareholder. It bought 30,000 shares of 10 each by paying 40% share. The accumulated profit of the company on the date of buyback was 30 lakhs. The buyback was 30% of the total paid up capital. The tax liability on the company for buyback of shares would be. देखो ध्यान से, बाईबैक ऑफ शेयर्स का सेक्शन होता है 115QA। जैसे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स होता है उसी तरीके से अगर कंपनी बाईबैक में शेयर होल्डर्स को शेयर्स पे पैसा देती है तो जितना भी इन्वेस्ट किया गया था उससे जो ऊपर रिटर्न किया जाता है उस पर कंपनी को एक टैक्स पे करना पड़ता है, एडिशनल टैक्स 115QA के अंदर, जो एट द रेट ऑफ 20% पे किया जाता है। इस पर 12% सरचार्ज हमेशा लगता है और प्लस 4% लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। दोबारा सुनो, अगर किसी कंपनी ने शेयर्स के लिए बाईबैक किया है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स था उसके ऊपर कंपनी जो भी पे करती है उस अमाउंट पे कंपनी को, जैसे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स आपने 115O में पढ़ा था उसी तरीके से यहां पे भी कंपनी को एक एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है। 115QA सेक्शन है और जो रेट होता है वो होता है 20%, 12% इस पर लगता है सरचार्ज और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो 30,000 शेयर्स बाईबैक करे हैं ₹10 ईच बाई पेइंग ₹40 पर शेयर। 10 रुपए का शेयर था और 40 रुपए पे करे हैं, तो इसका मतलब 30,000 इंटू 40, 12 लाख रुपए पे करे। और एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट्स कितना था जो शेयर होल्डर्स का था, वो 3 लाख रुपए था। तो आपने 9 लाख रुपीज आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। कंपनी के पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है एक्यूमुलेटेड 30 लाख। तो 30 लाख में से आपने 9 लाख रुपए और ज्यादा आपने शेयर होल्डर्स के लिए दे दिया। तो कंपनी कहती है जो प्रॉफिट डिविडेंड की तरीके से अवेलेबल था वो आपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स की बाईबैक के समय दे दिया, इसलिए हम आपसे एक एडिशनल टैक्स लेंगे। तो 9 लाख का 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, जो हो जाएगा 1,80,000। और इस पर 12% लगेगा आपके लिए सरचार्ज,
तो मैं सरचार्ज निकालता हूं, कितना होगा 1,80,000 इंटू 12%, और ये हो गया 21,600 प्लस 1,80,000 2,01,600, 4% और ऐड कर देते हैं इंटू 4%, और ये आ गया 8064, तो प्लस 201,600, और आंसर आ गया 209,664। तो करेक्ट आंसर हो गया 2,09,664। सर इस ये तो कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, नील दे रखा है, 12,36,000 दे रखा है, 432,600 दे रखा है, 185,400 दे रखा है। मुझे ये आंसर बड़ा क्लोज रख रहा है, और मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है कि शायद इन लोगों ने सरचार्ज को नहीं लगाया है। तो 1,80,000 में हम सीधे 4% ऐड करते हैं, तो 1,80,000 इंटू 4%, 180 इंटू 4%, 7,200। इन्होंने ये आंसर कैसे निकाला अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अच्छा, उस समय जो रेट था एजुकेशन सेस का वो भी 3% हुआ करता था, तो इन्होंने सीधे 3% ऐड कर दिया है। अब मैं देखता हूं 180 इंटू 3%, यस 5,400, और ये आ गया 185,400। मैंने आंसर्स नहीं देखे हुए हैं, आई डू नॉट बिलीव इन द आंसर्स ऑफ द स्टडी मैट। सीएमए का जो स्टडी मैट है उसके आंसर्स में मैंने कभी यकीन ही नहीं किया, क्योंकि उसमें बहुत गलतियां होती हैं, और मुझे लग रहा था कि इसमें भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलतियां हैं नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को करते समय गलती की गई है। 3% वाली मैं गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि उस समय एजुकेशन से ऐसी 3% हुआ करता था। 4% अब हम कर देंगे, लेकिन हाँ उन्होंने सरचार्ज नहीं लगाया जो कि मैंडेटरी है। तो सरचार्ज तो इस बात पर डिपेंड करता है कि इनकम कितनी है। वो जब इनकम टैक्स के नॉर्मल रेट लगा रहे होते हैं, जब हम 115O के अंदर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो होता है वहां पे भी सरचार्ज मैंडेटरी होता है। इसी तरीके से 115QA के अंदर भी सरचार्ज मैंडेटरी है, 12% से लगाया ही जाएगा। तो अब अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता और सेम फिगर के साथ आता है तो सही आंसर आपको ऑप्शन में दे रखा होगा 2,09,664। दिस इज द करेक्ट आंसर। 9th पे आते हैं, कुमार इंडस्ट्रीज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर प्रोडक्ट्स। इट वाज सेट अप इन बैकवर्ड एरिया एंड बिकेम एलिजिबल फॉर सब्सिडी एट द रेट ऑफ 25% फॉर द जनरेटर एक्वायर्ड बाई इट फॉर 12 lakhs on 15th December 2016. इट रिसीव द सब्सिडी इन मार्च 2016। देखो 16-17 के हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन है प्रीवियस ईयर, तो असेसमेंट ईयर हो गया 17-18। इसलिए मैंने कहा ये पुराने एमसीक्यू हैं, लेकिन जितने कर लोगे नॉलेज उतनी आपकी एनहेंस हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एट द एप्लीकेबल रेट वुड बी। पहला तो जो आपका एक्चुअल कॉस्ट होती है, एक्चुअल कॉस्ट जो होती है उसकी डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर सब्सिडी रिसीव होती है तो उसको कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाएगा। तो बैकवर्ड एरिया है वो तो भूल जाते हैं, अभी पहले हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। 12 लाख रुपए थी कॉस्ट और 25% की सब्सिडी दी गई, मतलब 3 लाख की सब्सिडी हो गई, तो एक्चुअल कॉस्ट निकल के आ गई 9 लाख रुपीस। एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन याद है, जो भी अमाउंट पे किया होगा उसमें से हम वो रिड्यूस कर देंगे जो भी आपने सब्सिडी रिसीव करी होगी गवर्नमेंट से या किसी भी अथॉरिटी से। 9 लाख रुपीज एक्चुअल कॉस्ट निकल के आ गई, क्योंकि ब्लॉक में जो एंट्री करती है वो एक्चुअल कॉस्ट से कोई भी करती है एंटर। तो अब इसने जो खरीदी है वो खरीदी कब है? 15 दिसंबर 2016 को। इसका मतलब पुट टू यूज भी लेस देन 180 डेज हो गया। तो पुट टू यूज जब लेस देन 180 डेज हो गया तो 9 लाख का 15% और उसका भी 50%, ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि प्लांट पे रेट होता है 15% और उसका आधा 50%। तो 9 लाख इंटू 15%, 1,35,000 और डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो 67,500 आ जाएगा। 67,500 आपको आंसर दे रखा है, सी इज द राइट ऑप्शन। अब आप कह सकते हो सर बैकवर्ड नोटिफाइड एरिया में होता है तो रेट चेंज नहीं होता है। नहीं, रेट बिल्कुल चेंज नहीं होता है। हाँ, एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट चेंज होता है, हालांकि वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है
तो इस क्वेश्चन के अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में केवल पूछा गया है डेप्रिसिएशन, तो इंटरप्रिटेशन यही निकल के आ रहा है कि वो केवल नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन होता तो सर हम 20% लगाते या 25% लगाते, क्योंकि नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में तो आपका 20 की जगह 35% होता है। इसमें नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया नहीं लिखा है, केवल बैकवर्ड एरिया लिखा है, फिर स्टेट भी नहीं लिखा हुआ है। अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन 20 की जगह 35 लगाना है तो कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं, तेलंगाना हो गया, वेस्ट ऑफ बंगाल हो गया, बिहार हो गया, वो 4 स्टेट्स के अंदर ही 20 की जगह 35 होगा। तो ये सब बातें नोट कर लेना, केवल बैकवर्ड एरिया से इस कंक्लूजन पे मत पहुंचाना कि एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट 20 की जगह 35 लगेगा। हालांकि इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन ये है, दे आर आस्किंग अबाउट नॉर्मल डेप्रिसिएशन ओनली, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द एडिशनल डेप्रिसिएशन। राइट आंसर इज 67,500. Pinky resigned from employment from Jeet University after serving for 4 years and 8 months. She received rupees 1,40,000 from recognized provident fund. The amount of tax deductible at source under section 194 would be. देखो आपको पता है जब आरपीएफ से पेमेंट मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, तो जब एग्जेम्प्ट होता है तो फिर वो सर उस पर टीडीएस क्यों कटना चाहिए। लेकिन अगर आप 5 साल से पहले नौकरी से रिजाइन कर देते हैं तो जो आपको अमाउंट रिसीव होगा उस पर टीडीएस माइनस होगा अंडर सेक्शन 192A और 10% से होगा अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट है। यहां पे 1,40,000 रुपए का पेमेंट मिला है, टीडीएस 1,40,000 रुपए के 10% से माइनस होगा, तो आंसर हो गया डी, 10% being ₹14,000 is the correct answer. Mr. Murli, employed in a company, constructed a residential house property for self-occupation by availing bank loan of ₹50 lakhs. Interest on the loan for the year amounts to ₹2,60,000. He paid 1,70,000 up to 31st March 2017. इससे मतलब नहीं है कितना पे किया, जो इस साल का इंटरेस्ट था वो 2,60,000 रुपए था। Amount of interest eligible for deduction in the hands of the Mr. Murli. Self-occupied residential house property for self-occupation, GAV nil, municipal taxes nil, NAV nil, standard deduction 24A nil, 24B में केवल इंटरेस्ट माइनस होगा। वो पूछ रहे हैं इंटरेस्ट कितना माइनस होगा। हम अगर ये मान लें कि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, कैपिटल वाज बोरोड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 1999 फॉर कंस्ट्रक्शन तो दे रखा है, कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच कैपिटल वाज बोरोड, ही ऑब्टेन्स ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द पर्सन टू हुम इंटरेस्ट इज पेड। ये एजम्पशन लेना पड़ेगा, इस क्वेश्चन से लग रहा है कि उन्होंने लोन लेते ही खरीद लिया था, तो 5 साल के अंदर ही आपका मकान बनकर तैयार हो गया था। तो इसमें जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 2 लाख रुपए की होती है। 2,60,000 रुपए पे किया है, ये लिमिट लगेगी 2 लाख रुपए वाली, तो सी आंसर सही हो जाएगा। Mr. Santhanam is employed in Gamma Limited. He opted for transfer of funds from Superannuation Fund to National Pension System Trust. Superannuation Fund से पैसा विड्रॉ करके ट्रांसफर कर दिया था एनपीएस के अंदर। रेफर टू इन सेक्शन 80CCD and accordingly ₹5 lakh were transferred from approved superannuation fund to an account held with NPS. His salary income excluding the said transfer amounts ₹9,40,000 computed. उनकी सैलरी इनकम 9,40,000 रुपए जो कंप्यूटेड है। इस टोटल इनकम आफ्टर कंसिडरिंग द ट्रांसफर वुड बी। देखो अगर सुपर एन्युएशन फंड से एनपीएस में ट्रांसफर किया जाता है तो ये जो ट्रांसफर होता है ये 10(13) जो एग्जम्पशन का सेक्शन 10 है उसके क्लॉज 13 के हिसाब से एग्जेम्प्ट होता है। ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है और जिन्होंने मुझसे क्लासेस ली हैं उन्हें पता है अच्छे तरीके से। सुपर एन्युएशन फंड से जब भी पैसा विड्रॉ करके एनपीएस में ट्रांसफर किया जाता है तो सरकार कहती है हम चाहते हैं कि आप एनपीएस में पैसा लगा दो, तो वो विड्रॉ नहीं माना जाएगा, वो कंटिन्यूएशन में इन्वेस्टमेंट्स माना जाएगा। हम 10(13) के अंदर इसको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो संत नाम की जो इनकम है वो फिर रह जाएगी 9,40,000 रुपए की, जो 5 लाख रुपए ट्रांसफर किया गया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी वो 940 ही निकल के आएगी। इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। पाई सॉफ्टवेयर लिमिटेड इज एंगेज इन बीपीओ एट बेंगलुरु. It acquired computers for 20 lakhs on 10th May 2016. It also acquired computer software for 10 lakhs in July 2016. The total amount of depreciation claim in respect of these assets would be. बेंगलुरु में एक कंपनी है, बीपीओ है, उसने 20 लाख के कंप्यूटर खरीदे और 10 लाख रुपए के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो आपका डेप्रिसिएशन का ब्लॉक है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और रेट होता है 40% के रेट से।
तो 20 लाख प्लस 10 लाख 30 लाख रुपए के आइटम्स खरीदे गए, 30 लाख रुपए के, और 30 लाख का जो 40% है वो हो जाएगा 12 लाख। तो सही आंसर हो जाएगा 12 लाख। 12 लाख दे रखा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बीटा लिमिटेड ऑफ मुंबई सब्सिडरी ऑफ यूनिटी इनकॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए। बीटा लिमिटेड परचेज गुड्स फ्रॉम यूनिटी इनकॉर्पोरेशन। ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स वुड राइज बिटवीन देम व्हेन। देखो कितनी अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप एमसीक्यू वगैरह करो तो आप एक टॉपिक के मत करो। जैसे आप कभी सोचते हो आज पीजीबीपी के कर लेते हैं, फिर आप कहते हो चलो इस बार कैपिटल गेन के कर लेते हैं, इस बार फाइलिंग ऑफ रिटर्न के कर लेते हैं, तो क्या होता है वो टॉपिक आपका रिवाइज हो जाता है। एक टॉपिक को पढ़ने के बाद टॉपिक के रिवाइज करते हो तो आप ये नहीं समझ पाते हो हम कितना रिटेन कर पा रहे हैं। जब आप इस तरीके के डाइवर्सिफाइड एमसीक्यू करते हो, एक आपका टीडीएस का आ गया, एक क्वेश्चन आपका सैलरी का आ गया, एक एग्जम्पशन का आ गया, एक नोटिफिकेशन, एक रेक्टिफिकेशन मिस्टेक का आ गया, अब एक ट्रांसफर प्राइसिंग का आ गया, तो आपका माइंड टॉपिक टू टॉपिक जंप कर रहा है। और इस तरीके से जंप करते ही इमीडिएटली समझ में आना, अच्छा ये उस टॉपिक का है, वहां पर ये प्रोविजन था। तो रैंडमली जब आप रिवीजन करते हो तो आपका माइंड ज्यादा चीजों को समझता है, ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाता है, आपकी क्षमता ज्यादा बढ़ती है। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस करने से मेरे ख्याल से एमसीक्यू पे मास्टरी आपकी ज्यादा हो जाएगी। जो बीटा लिमिटेड है वो मुंबई की है, बिल्कुल ठीक, और जो यूनिटी इनकॉर्पोरेशन है वो यूएसए की है। बीटा लिमिटेड परचेज गुड्स फ्रॉम यूनिटी, यहां से गुड्स परचेज की गई हैं, गुड्स परचेज। ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट वुड अराइज बिटवीन देम। अगर इंडिया वाली इनकम को कम करने की कोशिश की गई, जब गुड्स आपने करी तो आप यहां से पेमेंट दोगे। अगर 10 लाख की गुड्स परचेज करी और इंडिया वाली इनकम कम करनी है तो पेमेंट आपको ज्यादा करना पड़ेगा। सपोज करते हैं 12 लाख का किया, क्योंकि अगर 10 लाख की गुड्स खरीद के आपने 12 लाख का पेमेंट किया तो इंडिया वाली इनकम 2 लाख से ज्यादा कम हो गई। आप टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो। और आर्म्स लेंथ प्राइस ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस तभी एप्लीकेबल होती हैं जब इंडियन इनकम में रिडक्शन हो रहा होता है। तो यहां पे जो प्राइस पे किया गया वो गुड्स की वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपके ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट वुड अराइज। तो सेल प्राइस लेस देन द आर्म्स लेंथ प्राइस, ये गलत है। सेल प्राइस इज इक्वल टू इंडियन मार्केट प्राइस, ये भी गलत है। परचेज प्राइस मोर देन आर्म्स लेंथ प्राइस, दिस इज द करेक्ट आंसर। परचेज प्राइस जो 10 लाख रुपए है वो एएलपी बन जाएगी, सबको पता है। अगर परचेज प्राइस एएलपी से ज्यादा है, 10 की जगह आपने 12 लाख रुपए पे कर दिए, इंडिया वाली इनकम को कम कर रहे हो, इसलिए एएलपी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बीजी प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड रॉयल्टी 10 lakhs in respect of patent developed and registered in India. The income tax payable on royalty shall be at 115BBF का क्वेश्चन है। इसके हिसाब से पेटेंट पे जो रॉयल्टी मिलती है वो एट द रेट ऑफ 10% टैक्सेबल होती है। मेरी वीडियो आपके यूट्यूब पे अपलोड है, जरूर देखना उस वीडियो के लिए, कुछ और भी कंडीशंस होती हैं, बट हम क्वेश्चन को समझ गए। पेटेंट पे जो भी रॉयल्टी मिलेगी वो एट द रेट ऑफ 10% 115BBF के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होती है। ए इज द करेक्ट आंसर। In the case of assessee who is covered under section 44AD, the amount of tax payable by way of advance tax shall be paid on or before. वैसे तो 4 डेट होती है, 15 जून होती है, 15 सितंबर होती है, 15 दिसंबर होती है, 15 मार्च होती है एडवांस पेमेंट की। लेकिन जो 44AD में assessee कवर होता है उसके लिए केवल एक डेट होती है, वो 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर या उससे पहले पहले सारा टैक्स पे कर सकता है। तो लिखा हुआ है 15 डे ऑफ मार्च, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो बहुत ईजी है फाइनल के हिसाब से, एडवांस पेमेंट तो इंटर में भी आपने अच्छे तरीके से किया था। When a motor car is acquired for rupees 12 lakh by Mr. Johnson on 1st November 2016 by availing bank loan of 10 lakhs for such acquisition, the car dealer selling the motor car must collect tax at source. TCS का क्वेश्चन है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। 10 लाख से ज्यादा की कार होती है तो कार की वैल्यू का 1% टैक्स सोर्स पर कलेक्ट किया जाता है। क्योंकि 12 लाख रुपए की कार है तो 12 लाख का 1% जो हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा सी 12,000 1% ऑन द एंटायर सेल प्राइस। अगर 10 लाख से ऊपर की कार है तो जो कार का डीलर होगा वो कार की वैल्यू पे 1% टैक्स का कलेक्शन करेगा। तो इसीलिए मोटर कार परचेज करी थी तो 1% के रेट से टैक्स का कलेक्शन होगा 12,000 रुपए, क्योंकि सरकार को टीसीएस सेक्शन में पे कर दिया जाएगा। When Mr. Arun has business loss of 15 lakhs and unexplained cash credit of 20 lakhs, the total tax liability including cess would be 115BBE का क्वेश्चन है। अनएक्सप्लेन कैश जो होता है उस पर टैक्स का रेट होता है 60%।
प्लस 25% उस पर लगता है सरचार्ज, प्लस 4% लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% के रेट से। और अनएक्सपेक्टेड कैश जो होता है उससे किसी भी तरीके के लॉस को सेट ऑफ भी नहीं किया जाता है। तो जो 15 लाख का लॉस था वो 20 लाख की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। मैंने एक वीडियो में बहुत, हालांकि वो वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड नहीं करी है, उन्होंने मुझसे खरीदी हुई है। 115E को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में टीच किया था, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस ऐसे थे जिन पर 115EE एप्लीकेबल होता था। तो रेट होता है 60% प्लस मैंडेटरी सरचार्ज 25% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और किसी भी तरीके का आपका लॉस को सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। तो इस 15 लाख को तो भूल जाओ। अब हो गया 20 लाख। ये आंसर मैच नहीं करेगा। 16-17 के हिसाब से ये आंसर दे रखी हैं और ये आंसर यहां पे नहीं आएंगे। रेट को बाद में एनहांस किया गया था, इंक्रीज किया गया था, तो 60%। तो ये हो गया 1,20,000। 1,20,000 का 25% तो 30,000 हो गया, और 1,50,000 का 4% तो 6,000 रुपये और आ जाएगा, 6,000, और आंसर हो जाएगा 1,56,000। मतलब मैं गलत कर गया, ये 12 लाख होगा बेटा। आई एम सो सॉरी, मैं 2 लाख के हिसाब से कर गया। दोबारा कर देता हूं एक बार में। 20 लाख है, उसका 60% हो जाएगा 12 लाख, और 3 लाख रुपए हो जाएगा सरचार्ज 25% ऑफ 12 लाख, 25% ऑफ 12 लाख, तो ये हो गया टोटल 15 लाख। और 15 लाख का आपका 4% हो जाएगा 60,000। 15,60,000 इज द करेक्ट आंसर। सर ये तो आंसर बहुत कम दे रखे हैं, नियर बाई भी नहीं है। पहले रेट, टैक्स का रेट कम हुआ करता था, अब 60% और 60 का 25% मतलब 75%, और उसका भी 4% तो 78% हो गया। आप सीधे 20 लाख का 78% निकाल दो। 20 लाख का 78% सेम आ गया 15,60,000। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो कम्युलेटिव रेट होगा वो 78% है। 60% और 68% का 25% प्लस जो टोटल निकल के आएगा उसका 4%। In December 2016, Excel Limited and Exceed Limited got amalgamated to form Excellence Limited. The expenditure for the purpose of amalgamation was 10 lakh. The amount of amalgamation expenditure deductible for the assessment year 17-18 would be 35DD का क्वेश्चन है, PGBP का 1/5 का बेनिफिट मिलता है। तो 10 लाख का 1/5 हो गया 2 लाख, 5 साल तक बेनिफिट मिलता है, तो 1/5 2 लाख बी इज द राइट ऑप्शन। Venus Traders engaged in turmeric trade with a turnover exceeding 200 lakhs dispatched its goods through Indian Railways. The amount of freight payable as on 31st March 2016 was 1,40,000. प्रीवियस ईयर 16-17 की आखिरी डेट पे जो अमाउंट पेएबल था वो 1,40,000 रुपए था, जो रेलवे को पे करना था। इट वांट्स टू क्लेम फ्रेट एज एक्सपेंडिचर। वो चाहते हैं कि इसका बेनिफिट आपको मिल जाए। टू सेटिस्फाई सच क्लेम इट हैज टू पे द फ्रेट टू इंडियन रेलवेज। 43B का पेमेंट है, डिडक्शन ऑन पेमेंट basis. Even you are maintaining the accounts on the due basis, but some expenditures are deductible on the payment basis only. 43B आपको याद होगा, गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का पेमेंट किया, कुछ इंटरेस्ट इनकम भी कवर है, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय भी कमन है, इंक्लूड किया गया है। इसी तरीके से अगर रेलवे को आपको किसी भी तरीके का पेमेंट देना है, ये आज से 3-4 साल पहले इंक्लूड किया गया था, ये वाला पॉइंट। रेलवे को आपको पेमेंट देना है तो पीजीबीपी की इनकम निकालते समय डिडक्शन तभी मिलेगा व्हेन पेमेंट हैज बीन मेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 ऑफ द ईयर इन विच लायबिलिटी वाज इनकर्ड। जिस ईयर की लायबिलिटी थी उस ईयर में 131 की डेट या उससे पहले पे कर दोगे तभी बेनिफिट मिलेगा। तो सही आंसर हो गया ये, बिफोर ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139(1). 20 क्वेश्चंस सिलेक्टेड, मजेदार क्वेश्चंस। आपको आज मजा आया होगा, लगा होगा हमने फाइनल लेवल के क्वेश्चंस करे हैं सर। 155 के आसपास क्वेश्चंस हैं। मेरी ड्यूटी है मैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए करवाऊंगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो 2 तरीके हैं। आप अपनी वेबसाइट पर जाकर भी, इंस्टीट्यूट की जो ICMAI की वेबसाइट है, और दूसरा काम मेरी वेबसाइट www.directtaxlectures.com, उसके पीडीएफ सेक्शन में मैं इसको पूरा अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो।
मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, वहां से क्लिक करना है, आपको जाना है पीडीएफ सेक्शन में और वहां पे मैंने डाला होगा ICAMI इंस्टीट्यूट MCQ क्वेश्चंस। वहां से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और आप सॉल्व कर सकते हो खुद भी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले। थैंक यू वेरी मच।